नमस्कार। कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा भाग 3। सर्वेश्वरी के चलने का समय आया। तैयारियां होने लगी। वस्त्र, अलंकार, पेशवाज, साज सामान आदि बंधने लगे। आकाश में उड़ती हुई परी पर काटकर कमरे में कैद की जाने लगी। सुख के सागर की बालिका जी बहलाने के लिए कृत्रिम सरोवर में छोड़ दी गई। जीवन के दिन सुख से काटने के विचार से कनक को अपना पेशा अपनाने की पुनश्च सलाह दी जाने लगी। सर्वेश्वरी के साथ वाद्यकार भी जमा हो गए और अनेक तरह की स्तुतियों से कनक को प्रसन्न करने लगे। कनक रात्रि के सौंदर्य की तरह इन सब की आंखों से ओझल हो गई। रही केवल गायिका नायिका कनक अपनी तमाम चंद्रिकाओं के साथ बादलों की आड़ से ज्योत्सना एक दूसरे ही लोक में पहुंच गए थे। यहाँ उसकी छाया मात्र रह गई थी। कनक तार भिजवा चुकी थी, चलते समय इनकार न कर सकी। सर्वेश्वरी कुछ देर तक कैथरीन की प्रतीक्षा करती रही, पर जब गाड़ी के लिए सिर्फ आधा घंटा समय रह गया तब परमात्मा को मन ही मन स्मरण कर मोटर पर बैठ गई। कनक भी बैठ गई। कनक समझ गई कैथरीन के न आने का कारण उस रोज का जवाब होगा। कनक और सर्वेश्वरी को फर्स्ट क्लास का किराया मिला था। कनक को नहीं मालूम था कि कभी कुंवर साहब को वह इतनी तेज निगाह से देख चुकी है कि देखते ही पहचान लेगी। सर्वेश्वरी भी न जानती थी कि कुंवर साहब के आदमी कभी उसके मकान पर आकर लौट गए थे। वही कुंवर साहब बालिग होकर अब राजा साहब के आसन पर लाखों प्रजाओं पर शासन करेंगे। ट्रेन समय पर ठीक 4 बजे शाम को विजयपुर स्टेशन पहुंची। विजयपुर वहां से 3 कोस था, पर स्टेशन का नाम विजयपुर ही रखा गया था। राजा साहब वर्तमान राजा साहब के पिता ने स्टेशन का यही नाम रखवाने के लिए बड़ी लिखा पढ़ी की थी, कुछ रुपए भी दिए थे। कंपनी तो उन्हीं के नाम से स्टेशन कर देना चाहती थी, पर राजा साहब को कंपनी की मांगी हुई रकम देना मंजूर न था। वह पुराने विचारों के मनुष्य थे, रुपए को नाम से अधिक महत्व देते थे। कहते हैं एक बार स्वाद की बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि बासी दाल में सरसों का तेल डालकर खाएं तो ऐसा स्वाद और किसी सालन में नहीं मिलता। वह नहीं रहे, पर गरीबों में उनकी यह कीर्ति कथा रह गई थी। स्टेशन पर कनक के लिए कुंवर साहब ने अपनी मोटर भेज दी थी। सर्वेश्वरी के लिए विजिटर्स कार और उसके आदमियों के लिए एक लारी। तार पाने के पश्चात अपने कर्मचारियों में कुंवर साहब ने कनक की बड़ी तारीफ की थी, जिससे 6-7 कोस के इर्द गिर्द एक ही दिन में खबर फैल गई कि कलकत्ते की मशहूर तवायफ आ रही है, जिसका मुकाबला हिंदुस्तान की कोई भी गाने वाली नहीं कर सकती। आज 2 ही बजे से तमाम गांवों के लोग एकत्र होने लगे थे। आज से ही महफिल शुरू होने वाली थी। कनक माता के साथ ही विजिटर्स कार पर बैठने लगी तो एक सिपाही ने कहा, कनक साहबा के लिए महाराज ने अपनी मोटर भेजी है, तुम उस पर बैठ जाओ। सर्वेश्वरी ने कहा, नहीं, इसी पर चलूंगी। यह क्या, हम जैसा कहें वैसा कीजिए। सिपाही ने कहा। कनक उठकर राजा साहब की मोटर पर चली गई। ड्राइवर कनक को ले चला। सर्वेश्वरी की मोटर खड़ी रही। कहने पर भी ड्राइवर चलते हैं कहकर इधर उधर करता रहा। कभी पानी पीता, कभी पान खाता, कभी सिगरेट सुलगाता। सर्वेश्वरी का कलेजा कांपने लगा। शंका की अनिमेष दृष्टि से कनक की मोटर को तरफ ताकती रही। मोटर अदृश्य हो गई। कनक भी पहले घबराई, पर दूसरे ही क्षण संभल गई। एक अमोघ मंत्र जो उसके पास था वह अब टी है, उसने सोचा। रही शरीर की बात, इसका सदुपयोग दुरुपयोग भी उसके हाथ में है। फिर शंका किस बात की, जिसका कोई लक्ष्य ही न हो, उसे किसी भी प्रगति का विचार ही क्या। कनक निस्वस्थ एक बगल पीछे की सीट पर बैठी थी। मोटर उड़ी जा रही थी। ड्राइवर को निश्चित समय पर कुंवर साहब के पास पहुंचना था। भावी के दृश्य कनक के मन को सजग कर रहे थे, पर उसका हृदय बैठ चुका था। अब उसमें उत्साह न रह गया था। रास्ते के पेड़ों किनारे खड़े हुए आदमियों को देखती, सब कुछ अपरिचित था। हृदय की शून्यता बाहर के अज्ञात शून्य से मिल जाती। मार्ग पार हो रहा था। आगे क्या होगा? उसकी माँ उसके साथ क्यों नहीं आने पाई? आदि प्रश्न मन में उभरते और फिर डूब जाते थे, जो एक निरंतर मरोड़ उसके हृदय में थी। उससे अधिक प्रभाव ये न डाल पा रहे थे। सहसा उसकी तमाम शून्यता एक बारगी भर गई। हृदय से आंखों तक पिचकारी की तरह स्नेह का रंग भर गया। उसने देखा, रास्ते के किनारे राजकुमार खड़ा है। हृदय उमड़कर फिर बैठ गया। अब ये मेरे नहीं है। दर्शन के बाद मोटर एक फरलांग बढ़ गई। दूसरे प्रेम के दबाव से वह कुछ कह भी न सकी। राजकुमार खड़ा खड़ा देखता रहा। कनक ने 2 बार फिर कर देखा। राजकुमार को बड़ी लज्जा लगी, मानो उसी के कलंक की मूर्ति सहस्त्रों इंगितों से कनक के द्वारा उसके अपयश की घोषणा कर रही थी। राजकुमार बिल्कुल सादी वेशभूषा में था। गाना सुनने के लिए जा रहा था।
दूसरों के मत से, अपने मत से कनक को तारा से मिलाने। तारा ने जब से कहा कि गलती तुम्हारी है, तब से कनक को पाने के लिए उसके दिल में पुनः लालसा का अंकुर फूटने लगा था। पर फिर अपनी प्रतिज्ञा याद कर हताश हो जाता। कनक से मुलाकात तो हुई, 2 बार उसने फिर कर देखा भी। क्या वह अब भी मुझे चाहती है? वह राजा साहब के यहाँ जा रही है। मुमकिन है मुझे रोज दिखलाया हो। मैं क्या कहूँगा? लौट जाऊं, कह दूं, यह मुझसे ना होगा। लौटकर कलकत्ते जाएगी, तब जो बातचीत करना चाहे कर लीजिएगा। अनेक हर्ष और विषाद की तस्वीरों को देखता हुआ, आशा और नैराश्य के जाल में उलझा, राजकुमार विजयपुर की ही तरफ जा रहा था। घर लौटने की इच्छा प्रबल बाधा की तरह मार्ग रोककर खड़ी हो जाती, पर भीतर न जाने एक और कौन थी जिसकी दृष्टि से उसे हिम्मत बंधती। बाधा के रहने पर भी अज्ञात पदक्षेप उधर ही हो रहे थे। ज्यादा जोश में आने पर राजकुमार भूल जाता था। कुछ समझ नहीं सकता था कि कनक से आखिर वह क्या कहेगा। बेहोशी के वक्त कल्पना के लोक में तमाम सृष्टि उसके अनुकूल हो जाती। कनक उसकी छाया, लोक उसके, बाग, इमारत, आकाश, पृथ्वी सब उसके एक एक इंगित पर कनक उठती बैठती। जैसे कभी तकरार हुई ही नहीं, कभी हुई थी, इसकी भी याद नहीं। राजकुमार इसी द्विधा में धीरे धीरे चला जा रहा था। पीछे से एक मोटर और आ रही थी। यह सर्वेश्वरी की मोटर थी। कनक जब चली गई, तब सर्वेश्वरी को ज्ञात हुआ कि उसने गलती की। वहां सहायक कोई न था, दूसरा उपाय भी न था। कनक की रक्षा के लिए वह उतावली हो रही थी। इसी समय उसकी दृष्टि राजकुमार पर पड़ी। उसने हाथ जोड़ लिए, फिर बुलाया। राजकुमार समझ गया, डेरे पर मिलने के लिए इशारा किया है। हृदय में आशा की समीर बह चली, पैर कुछ तेजी से उठने लगे। कनक की मोटर एकांत बंगले के द्वार पर आ ठहर गई। यहाँ कुंवर साहब अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों के साथ कनक की प्रतीक्षा कर रहे थे। एक अर्दली कनक को उतारकर कुंवर साहब के बंगले में ले गया। कुंवर साहब का नाम प्रताप सिंह था, पर यह बिल्कुल दुबले पतले, 21 वर्ष की उम्र में ही हाथ पैर सूखी डाल की तरह, मुंह सीप की तरह पतला हो गया था। आंखों के लाल डोरे अत्यधिक अत्याचार का परिचय दे रहे थे। राजा साहब ने उठकर कनक से हाथ मिलाया और एक कुर्सी की तरफ बैठने के लिए इशारा किया। वह बैठ गई। देखा, वहां कितने आदमी थे, सब आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे थे। देखकर उसे बड़ा भय लगा। उधर अनर्गल शब्दों के अव्यर्थ बाण, एक ही लक्ष्य, सातों महारथियों ने निश्चक होकर छोड़ना प्रारंभ कर दिए। उस रोज जब हम आपके यहाँ गए थे, पता नहीं आपकी बाहें किसके गले में थीं। इसी तरह के और भी चुभते हुए व्यंग्य वाक्य। कनक को आज तक ऐसे व्यंग्य सुनने का मौका न पड़ा था। यहाँ सुनकर चुपचाप सह लेने के सिवा दूसरा उपाय भी न था, और इतनी सहनशीलता भी उसमें न थी। कुंवर साहब जिस तीखी कामुक दृष्टि से एकटकर देखते हुए इस मधुर आलाप का आनंद ले रहे थे, कनक के रोएं रोएं से घृणा का जहर निकल रहा था। मेरी माँ अभी तक नहीं आई। कुंवर साहब की तरफ मुखातिब होकर कनक ने पूछा। कुंवर साहब के कुछ कहने से पहले ही परिषद वर्ग बोल उठे। अच्छा, अब माँ की याद की जाएगी। सब अट्टहास हंसने लगे। कनक सहम गई। उसने निश्चय कर लिया कि अब यहां से निस्तार पाना कठिन है। याद आई, एक बार राजकुमार ने उसे बचाया था। वह राजकुमार आज भी है, पर उसने उस उपकार का उसे जो पुरस्कार दिया, उससे उसे नफरत है। इसलिए आज वह उसकी विपत्ति का सहायक नहीं, केवल दर्शक होगा। वह पहुंच से दूर, अकेला है। यहां वह पहले की तरह होता भी तो उसकी रक्षा न कर सकता। कनक इसी तरह सोच रही थी कि कुंवर साहब ने कहा, आपकी माँ के लिए दूसरी जगह ठीक की गई है, यहाँ सिर्फ आप ही रहेंगी। कनक के होश उड़ गए। रास्ता भूली हुई दृष्टि से चारों तरफ देख रही थी। तभी कुंवर साहब ने कहा, आपकी महफिल लगने पर ले जाने के लिए यह मोटर है। आप किसी तरह घबराइए मत, यहाँ एकांत है, आपको रहेगा। इसी ख्याल से आपको यहाँ लाया गया है। चारों तरफ से जल से भीगी हवा आ रही थी। छोटी छोटी नावें भी हैं। आप जब चाहें जल विहार कर सकती हैं। भोजन भी आपके लिए यहीं आ जाएगा। आपको कोई तकलीफ न होगी। मुसाहबों का अट्टहास गूंज उठा। मुझे महफिल में जाने से पहले अपनी माँ के पास जाना होगा, क्योंकि पेशवाज वगैरह उन्हीं के पास हैं। अच्छा, तो घंटे भर पहले चली जाइएगा, कुंवर साहब ने मुसाहिबों की तरफ देखकर कहा। रास्ते की थकी हुई हूँ, माफ फरमाएं, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। आपके दर्शनों से कृतार्थ हो गई। कमरे में पलंग बिछा है, आराम कीजिए। कुंवर साहब की इस श्रुति मधुर स्तुति में जो लालसा थी, कनक उसे ताड़ न सकी, शायद अभ्यास के कारण, पर उसका जी इतनी ही देर में हद से ज्यादा उग गया था। उसने स्वाभाविक ढंग से कहा, यहाँ मैं आराम न कर सकूंगी, नई जगह है, मुझे मेरी माँ के पास भेज दीजिए।
फिर जब आपकी आज्ञा होगी चली आऊंगी। कुंवर साहब ने कनक को भेज दिया। सर्वेश्वरी यहाँ ठहराई गई जहाँ बनारस, आगरे की और तवाइफें भी ठहरी थीं। सर्वेश्वरी का स्थान सबसे ऊंचा, सजा हुआ तथा सुखद था। सभी तवाइफों पर पहले ही से उसका रोब गालिब था। वहां कनक को न देख सर्वेश्वरी अपने को जाल में फंसी जानकर बड़ी व्याकुल हुई। और भी जितनी तवाइफें थीं, सबसे यह समाचार कहा। सभी त्रस्त हो रही थीं। उसी समय उदास कनक को लेकर मोटर पहुंची। सर्वेश्वरी की जान में जान आई। अन्य तवाइफें आंखें फाड़ फाड़ कर उसके अपार रूप पर विस्मय प्रकट कर रही थीं। और इस तरह का खतरा साथ में रखकर भी खतरे से बची रहने के ख्याल पर बिस्मिल्लाह तौबा, अल्लाह ताला ने आपको कैसी अक्ल दी, इतना जमाना देखकर भी आपको पहले नहीं सूझा, आदि आदि सहानुभूति के शब्दों से अभिनंदित कर रही थीं। सर्वेश्वरी आशा कर रही थी कि कनक अपनी दुख तथा कहेगी, पर वह उस प्रसंग पर कुछ बोली ही नहीं। चुपचाप आकर माता के बिस्तरे पर बैठ गई। अन्य कई अपरिचित तवाइफें परिचय के लिए पास आ घेर कर बैठ गई। मामूली कुशल प्रश्न होते रहे। सबने अनेक उपायों से कनक के एकांतवास का हाल जानना चाहा, पर वह टाल गई। कुछ नहीं, सिर्फ मिलने के लिए कुंवर साहब ने बुलवाया था। यह भी एकांत स्थान था। गढ़ के बाहर एक बड़ा सा बंगला बाग के बीच में था। इनके रहने के लिए खाली कर दिया गया था। चारों तरफ हजारों किस्म के सुगंधित फूल लगे हुए थे। बीच बीच से पक्की टेढ़ी सर्प की गति की नकल पर राहें कटी हुई थीं। राजकुमार भटकता फिरता पूछता बाग के फाटक पर आया। एक बार तो जी में आया कि भीतर जाए, पर लज्जा से उधर ताकने की भी हिम्मत न होती थी। सूर्यास्त हो चुका था। गोधूली का समय था। गढ़ के द्वार पर खड़ा रहना भी उसे अपमानजनक जान पड़ा। वह बाग में घुसकर एक बेंच पर बैठ गया और जेब से एक सिगरेट निकालकर पीने लगा। वह जिस जगह बैठा था वहीं से कनक के सामने ही एक झरोखा था और उसने वहां तक नजर साफ चली जाती थी, पर अंधेरे के कारण बाहर का आदमी नहीं देख सकता था। कनक वर्तमान समय की उलझी हुई ग्रंथि खोलने के लिए मन ही मन सहस्रों बार राजकुमार को याद कर चुकी थी और हर प्रत्युत्तर में उसे निराशा ही मिलती। राजकुमार यहाँ क्यों आएगा? कनक की माता भी उसकी फिक्र में थी, कारण वह जानती थी कि किसी भी अनिश्चित कार्य के लिए दबाव पड़ने पर उसकी कन्या जान पर खेल जाएगी। वह कनक के लिए दीन दुनिया सब कुछ छोड़ सकती थी। राजकुमार के हृदय में लज्जा, अनिच्छा, घृणा, प्रेम, उत्सुकता, कई विरोधी गुण थे, जिनका कारण बहुत कुछ उसकी प्रकृति थी और थोड़ा सा उसका पूर्व संस्कार तथा भ्रम। संध्या हो गई। नौकर भोजन पकाने में लगे। कमरों की बत्तियां जल गई। बाहर के लाइट पोस्ट भी जला दिए गए। राजकुमार की बेंच एक लाइट पोस्ट के नीचे थी। बत्ती जलाने वाला राज्य का मशालची था। उसने राजकुमार को तबलची आदि समझकर कोई पूछताछ न की। कंधे की सीढ़ी पोस्ट से लगाकर बत्ती जलाकर राजकुमार की तरफ से घृणा से मुंह फेर। उस तबलची से वह मशालची होने पर भी अपने धर्म में रहने के कारण कितना बड़ा है, सिर झुकाए हुए इसका निर्णय करता चला गया। राजकुमार को दोबारा देखने पर वह शायद ही पहचानता। घृणा के कारण उसकी नजर राजकुमार पर इतनी कम ठहरी थी। प्रकाश के कारण अब बाहर से राजकुमार भी भीतर देख रहा था। कनक को उसने एक बार, दो बार, कई बार देखा। राजकुमार के हृदय के भाव उसके आंसुओं में झलक रहे थे। मन उसके विशेष आचरणों की आलोचना कर रहा था। उस समय कनक की अचानक उस पर निगाह पड़ी। सर्वांग कांप उठा। इतना सुख उसे कभी नहीं मिला था। राजकुमार से मिलने के समय भी नहीं। फिर देखा, आंखों की प्यास बढ़ती ही गई। उत्कंठा की तरंग उठी। वह भी उठकर खड़ी हो गई और राजकुमार की तरफ चली। कनक को राजकुमार ने देखा, समझ गया वह उसी से मिलने आ रही है। राजकुमार को बड़ी लज्जा लगी कनक के वर्तमान व्यवसाय पर और उससे अपनी घनिष्ठता के कारण। वह हिम्मत करके भी उस जगह उजाले में न रह सका। तारा से कनक को यदि न मिलाना होता तो शायद कनक को इस परिस्थिति में देखकर वह एक क्षण भी वहां न ठहरता। कनक ने देखा, राजकुमार एक अंधेरे कुंज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। कनक भी उधर ही चली। इतने समय की तमाम बातें एक ही साथ निकलकर हृदय और मस्तिष्क को मथ रही थीं। राजकुमार के पास पहुंचते ही कनक को चक्कर आ गया। उसे जान पड़ा कि वह गिर जाएगी। बचाव के लिए स्वभावतः एक हाथ उठकर राजकुमार के कंधे पर पड़ा। अज्ञात चालित राजकुमार ने उसे आपृष्ठ कमर एक हाथ से लपेटकर थाम लिया। कनक अपनी देह का तमाम भार राजकुमार पर रखे आराम करने लगी, जैसे अब तक की हुई तपस्या का फल भोग रही हो। राजकुमार थामे खड़ा रहा। तुमने मुझे भुला दिया, मैं अपना अपराध भी न समझ सकी। तकिए के तौर से राजकुमार के कंधे पर कपोल रखे हुए अधखुली, सरल, सप्रेम दृष्टि से कनक उसे देख रही थी।
इतनी मधुर आवाज कानों के इतने नजदीक से राजकुमार ने कभी नहीं सुनी थी। उसके तमाम विरोधी गुण उस ध्वनि के तत्व में डूब गए। उसे तारा की याद आई। वह उसकी तमाम बातों को परस्पर जोड़ने लगा। यह वही कनक है जिस पर उसे संदेह था। कुंज में बाहर की बत्तियों का प्रकाश क्षीण होता हुआ भी पहुंच रहा था। उसने एक बिंदी कनक के मस्तक पर लाल लाल चमकती हुई देखी। संदेह हुआ कि उसके साथ कनक का विवाह कब हुआ। द्विधा ने मन के विस्तार को संकुचित कर एक छोटी सी सीमा में बांध दिया। प्रतिज्ञा जाग उठी, मानो किसी ने कई कोड़े कस दिए हों। कलेजा कांप उठा। भीनी भीनी हवा बह रही थी। कनक ने सुख से पलकें मूंद लीं। निर्वाक सचित्र राजकुमार को अपनी रक्षा का भार सौंपकर विश्राम करने लगी। राजकुमार ने कई बार पूछने का इरादा किया, पर हिम्मत न हुई। कितनी अशिष्ट अप्रासंगिक बात। राजकुमार कनक को प्यार करता था, पर उस प्यार का रंग बाहरी आवरणों से दबा हुआ था। वह समझकर भी नहीं समझ पाता था। इसका बहुत कुछ कारण कनक के इतिहास के संबंध में उसका अज्ञान था। बहुत कुछ उसके पूर्व संचित संस्कार थे। उसके भीतर एक इतनी बड़ी प्रतिज्ञा थी, जिसके बड़े बड़े शब्द दूसरों के दिल में त्रास पैदा करने वाले थे, जिसका उद्देश्य जीवन की महत्ता थी, प्रेम नहीं। प्रेम का छोटा सा चित्र वहां टिक ही नहीं पाया था, इसलिए प्रेम की छाया में पैर रखते ही चौंक पड़ता था। अपने सुख की कल्पना कर दूसरों की निगाहों में अपने को बहुत छोटा देखने लगता था। इसलिए उसका प्यार कनक के प्यार के सामने हल्का पड़ जाया करता था। पानी के तेल की तरह उसमें रहकर भी उससे जुदा रहता था। ऊपर ही ऊपर तैरता फिरता था। अनेक प्रकार की शंकाएं जाग उठती। दोनों की आत्मा की ग्रंथि को एक से खुला कर दोनों को जुदा कर देती थी। इसी अवस्था में कुछ देर बीत गई। थकी हुई कनक प्रिय की बाहों में विश्राम कर रही थी, पर हृदय में जागती थी। अपने सुख को आप ही अकेली तौल रही थी। उसी समय राजकुमार ने कहा, बहू जी ने तुम्हें बुलाया है, इसीलिए आया था। कनक की आत्मा में अव्यक्त प्रतिध्वनि हुई, नहीं तो ना आते। फिर एक जलन पैदा हुई। शिराओं में तड़ित का तेज प्रवाह बहने लगा। कितनी असहृदय बात, कितनी नफरत। कनक राजकुमार को छोड़ अपने ही पैरों संभल कर खड़ी हो गई। चमकीली निगाह से एक बार देखा। पूछा, नहीं तो ना आते। इस उत्तर की राजकुमार को आशा न थी। विस्मय पूर्वक खड़ा कनक को एक विस्मय की ही प्रतिमा के रूप में देखता रहा। अपने वाक्य के प्रथम अंश पर ही उसका ध्यान था, पर कनक को राजकुमार की बहूजी की अपेक्षा राजकुमार की ही ज्यादा जरूरत थी। इसलिए उसने दूसरे वाक्य को ही प्रधान माना। राजकुमार के भीतर जितना दुराव कुछ विरोधी गुणों के कारण कभी कभी आ जाया करता था, वह उसके दूसरे वाक्य में अच्छी तरह खुल रहा था। पर उसकी प्रकृति के अनुकूल होने के कारण उस जैसा विद्वान मनुष्य भी उस वाक्य की फांस नहीं समझ सका। कनक उसकी दृष्टि में प्रिय अभिनेत्री, केवल संगिनी थी। तुम ही ने कहा था, याद तो होगा, तुम मेरी कविता हो। इसका जवाब भी जो मैंने दिया था याद होगा। लौटकर कनक डेरे की तरफ चली। उसके शब्द राजकुमार को पार कर गए। वह खड़ा देखता और सोचता रहा, कब कहाँ गलती से एक बात निकल गई। उसका इतना बड़ा ताना। मैं साहित्य की बुद्धि के विचार से अभिनय किया करता हूँ, स्टेज की मित्रता मानकर इनका यह बांकपन, कैसा बल खाती हुई जा रही है। नाजोदा नजाकत बर्दाश्त कर लेता हूँ। आई हैं रुपए कमाने, ऊपर से मुझ पर गुस्सा झाड़ती हैं। न जाने किसके कपड़ों का बोझ गधी की तरह 3 घंटे तक लादे खड़ा रहा। काम की बात कही नहीं कि आंखें फेर लीं, फिर मचल कर चल दी। आखिर जात कौन है। अब मैं पैरों पड़ता फिरूं न बाबा, इतनी करी हिम्मत मुझसे न होगी। बहू जी से कह दूंगा, यह काम मेरे मान का नहीं। उसे भेजो जिसे मनाने का अभ्यास हो। राजकुमार धीरे धीरे बगीचे के फाटक की तरफ चला। निश्चय कर लिया कि सीधे बहू जी के पास ही जाएगा। सर्वेश्वरी भी बड़ी देर तक कनक को न देख खोज रही थी। बाहर आ रही थी कि उससे मुलाकात हुई। अम्मा, वह आए हैं और आए हैं इसलिए कि उनकी बाबूजी मुझसे मिलना चाहती हैं। कनक ने कहा, मैं चली आई। उधर कुंवर साहब के रंग-ढंग भी मुझे बहुत बुरे मालूम दे रहे थे। अम्मा, मुझे तो देखकर डर लग रहा था। ऐसा देखता था जैसे खा जाएगा मुझे, छोड़ता ही न था। जब मैंने कहा अभी अपनी माँ से मिल लूं, फिर जब आप याद करेंगे मिल जाऊंगी, तब आने दिया। तुमने कुछ कहा भी राजकुमार से? सर्वेश्वरी ने पूछा। नहीं, मुझ पर उन्हें विश्वास नहीं अम्मा। कनक की आंखें छलछला आई। अभी बाग में है? सर्वेश्वरी ने कुछ सोचते हुए पूछा। थे तो। अच्छा, जरा मैं भी मिल लूं। कनक खरी खरी देखती रही। सर्वेश्वरी बाग की तरफ चली। राजकुमार फाटक पार कर चुका था। भैया, कहाँ जाते हो? घबराई हुई सर्वेश्वरी ने पुकारा।
घर वहीं से बिना रुके हुए रुखाई से राजकुमार ने कहा। तुम्हारा घर यहीं पर है? बढ़ती हुई सर्वेश्वरी ने आवाज दी। नहीं, मेरे दोस्त का घर है। राजकुमार और तेज चलने लगा। भैया जरा ठहर जाओ, सुन तो लो। अब माफ कीजिए, इतना बहुत हुआ। सामने से एक आदमी आता हुआ देख पड़ा। सर्वेश्वरी रुक गई, भय हुआ, बुला न सकी। राजकुमार पेड़ों के अंधेरे में अदृश्य हो गया। कुंवर साहब ने महफिल के लिए जल्द बुलाया है। उस आदमी ने कहा। अच्छा। सर्वेश्वरी की आवाज क्षीण थी। आप लोगों ने खाना न खाया हो तो जल्दी कीजिए। सर्वेश्वरी डेरे की तरफ चली। आदमी दूसरी तवाइफों को सूचना देने चला। क्या होगा अम्मा? कनक ने त्रस्त निगाहों से देखते हुए पूछा। जो भाग्य में होगा हो लेगा, तुमसे भी नहीं बना। कनक सर झुकाए खड़ी रही। और तवाइफें भोजनपान में लगी हुई थीं। सर्वेश्वरी थोड़ा सा खाना लेकर आई और कनक को खा लेने के लिए कहा। स्वयं भी थोड़ा सा जलपान कर तैयार होने लगी। राजकुमार बाहर एक रास्ते पर कुछ देर खड़ा सोचता रहा। दिल को सख्त चोट लगी थी। बहू से नाराज था। सोच रहा था चलकर खूब फटकारूंगा। रात एक पहर बीत चुकी थी। भूख लग रही थी। बहू के मकान की ओर चला पर दिल पीछे खींच रहा था। तरह तरह से आरजू मिन्नत कर समझा रहा था। बहुत दूर चलना है। बहू का मकान वहां से मील ही भर के फासले पर था। अब वहां खाना पीना हो गया होगा। सब लोग सो गए होंगे। राजकुमार को दिल की यह तजवीज पसंद आई। रास्ते में एक पुल मिला। वह वहीं बैठकर फिर सोचने लगा। कनक उसके शरीर में प्राणों की ज्योति की तरह समा गई थी, पर बाहर से वह बराबर उससे लड़ता रहा। कनक स्टेज पर नाचेगी, गाएगी, दूसरों को खुश करेगी, खुद भी प्रसन्न होगी और मुझसे ऐसा जाहिर करती है गोया दूध की धुली हुई है। इन सब कामों में दिल से उसकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं और वह ऐसी कनक की महफिल में बैठकर गाना सुनना चाहता है। राजकुमार के रोए रोए से नफरत की आग निकल रही थी, जिससे तपकर कनक की कल्पना मूर्ति उसे और भी चमकती हुई स्नेहमयी बनकर घेर लेती। हृदय उमड़कर उसे स्टेज की तरफ चलने के लिए प्रेरित करता। उसके तमाम विरोधी प्रयत्न विफल हो रहे थे। अंततः उसने यंत्रवत हृदय की इस सलाह को मान लिया और उसके अनुकूल युक्तियां भी निकाल लीं। सोचा, अब बहुत देर हो गई है, बहू सो गई होंगी। अच्छा हो यहीं चलकर कहीं जरा जलपान कर लूं और रात महफिल के एक कोने में बैठकर पार कर दूं। कनक मेरी है कौन, फिर मुझे इतनी ग्लानि क्यों? जिस तरह मैं स्टेज पर जाया करता हूं, उसी तरह यहां भी बैठकर बारीकियों की परीक्षा करूंगा। कनक के सिवा और भी कई तवाइफें हैं। उनके संबंध में मैं कुछ नहीं जानता। उनके संगीत से लेने लायक मुझे कुछ मिल सकता है। बस निश्चय हो गया। फिर बहू का मील भर दूर मकान मंजिलों दूर सूझने लगा। राजकुमार लौट पड़ा। चौराहे पर कुछ दीपक जल रहे थे, उसी ओर चला। कई दुकानें थीं। पूड़ियों की भी एक दुकान थी, उसी तरफ बढ़ा। सामने कुर्सियां पड़ी थीं, बैठ गया। आराम की एक ठंडी सांस ली। पाव भर पूड़ियां तोलने के लिए कहा। भोजन के पश्चात हाथ मुंह धोकर दाम दे दिए। इसी समय गढ़ के भीतर कुंवर साहब की सवारी का डंका सुनाई पड़ा। दुकानदार लोग चलने के लिए व्यग्र हो उठे। उन्हीं से उसे मालूम हुआ कि अब कुंवर साहब महफिल में जा रहे हैं। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद करने लगे। राजकुमार भी भीतर से पुलकित हो उठा। एक पान वाले की दुकान से 2 बीड़े लेकर खाता हुआ घर की तरफ चला। बाहर खुली हुई जमीन पर एक विशाल मंडप बना था। एक तरफ स्टेज था, 3 तरफ से गेट। हर पर संगीन बंद सिपाही पहरे पर था। भीतर बड़ी सजावट थी। विद्युदाधार मंगवाकर कुंवर साहब ने भीतर और बाहर बिजली की बत्तियों से रात में तिन कर रखा था। राजकुमार ने बाहर से देखा, स्टेज जगमगा रहा था। फुटलाइट का प्रकाश कनक के मुख पर पड़ रहा था, जिससे रात में उसकी सहस्रों गुना शोभा बढ़ गई थी। गाने की आवाज आ रही थी। लोग बातचीत कर रहे थे कि आगरे वाली गा रही है। राजकुमार ने बाहर ही से देखा, तवाइफें 2 कतारों में बैठी हुई हैं। दूसरी कतार में पहली तवाइफ गा रही हैं। इस कतार में कनक ही सबसे आगे थी, बगल में उसकी माता। लोग मंत्रमुग्ध होकर रूप और स्वर की सुधा पी रहे थे। अचंचल आंखों से कनक को देख रहे थे। कनक भी दीपक की शिखा की तरह स्थिर बैठी थी। यौवन की उस तरुण ज्योति की तरफ कितने ही प्रतिंगे बढ़ रहे थे। कुंवर साहब एकटक उसे ही देख रहे थे। राजकुमार को बाहर ही बाहर घूमते हुए देखकर एक ने कहा, बाबूजी, भीतर जाइए, आपके लिए कोई रोक थोड़े ही है। रोक तो हम लोगों के लिए है जिनके पास मजबूत कपड़े नहीं। जब कुंवर साहब चले जाएंगे तब पिछली रात को कहीं मौका लगेगा। राजकुमार को हिम्मत हुई। एक गेट के भीतर घुसा। सभ्य देश देख सिपाही ने रास्ता छोड़ दिया। पीछे जगह बहुत खाली थी। एक जगह बैठ गया। उसे आते हुए कनक ने देख लिया। वह बड़ी देर से, जब से स्टेज पर आई, उसे खोज रही थी।
कोई भी नया आदमी आता तो उसकी आंखें जांच करने के लिए बढ़ जाती थीं। कनक राजकुमार को देख रही थी। राजकुमार ने भी कनक को देखा और समझ गया कि उसका आना कनक को ज्ञात हो गया है। फिर भी आंखें फेर कर एक ओर बैठ गया। कनक कुछ देर तक अचंचल दृष्टि से देखती ही रही। मुख पर किसी प्रकार का न था। राजकुमार के विचार को जैसे वह समझ रही थी, पर चेष्टाओं में किसी प्रकार की भावना न थी। क्रमशः 2-3 गाने हो गए। दूसरी तरफ वाली कतार खत्म होने पर थी। एक एक संगीत की बारी थी, कारण कुंवर साहब शीघ्र ही सबका गाना सुनकर चले जाने वाले थे। इधर की कतार में कनक का पहला नंबर था, फिर उसकी माता का। कुंवर साहब उसके गाने के लिए उत्सुक हो रहे थे और अपने पास के मुसाहिबों से पहले ही से उसके मंजे हुए गले की तारीफ कर रहे थे और इस प्रतियोगिता में सबको वही परास्त करेगी, इसका निश्चय भी दे रहे थे। कुंवर साहब के जल्द उठ जाने का एक और था और इस कारण में उनके साथ कनक का भी बंगले पर जाना निश्चित था। इसकी कल्पना कनक ने पहले ही कर ली थी, परंतु मुक्ति का कोई उपाय न सोच सकी थी। कोई युक्ति थी भी नहीं। एक राजकुमार था, अब उससे वह निराश हो चुकी थी। राजकुमार के प्रति कनक के मन में क्रोध कम न था। फर्श बिछा था, ऊपर इंद्रधनुषी रंग के रेशमी थानों को और बीच में सोने की चित्रित चरखी में उन्हीं कपड़ों को पिरोकर नए ढंग की चांदनी बनाई गई थी। चारों तरफ लोहे के लट्ठे गड़े थे, उन्हीं के सहारे मंडप खड़ा था। लोहे की उन कड़ियों में वही कपड़े लिपेटे थे। 2-2 कड़ियों के बीच एक तोरण उन्हीं कपड़ों से सजाया गया था। मंडप 100 हाथ से भी लंबा और 50 हाथ से भी चौड़ा था, लंबाई के सीध में सटा हुआ। पर मंडप से अलग स्टेज था, स्टेज की ही तरह सजा हुआ। फुट लाइटें जल रही थीं। साजिंदे विंग्स के भीतर बैठे साज बजा रहे थे। कुंवर साहब की गद्दी के 2-2 हाथ के फासले से सोने की कामदार छोटी रेलिंग चारों तरफ लगी थी। दोनों बगल गुलाब, पाश, इत्रदान, फूलदान आदि सजे हुए थे। गद्दी पर रेशमी मोटी चादर बिछी थी। चारों तरफ एक एक हाथ सुनहला काम था और पन्ने तथा हीरे की कन्नियां जड़ी हुई थी। दोनों बगल 2 छोटे छोटे कामदार मखमली तकिए, वैसा ही पीठ की तरफ बड़ा गिरदा। कुंवर साहब की दाहिनी तरफ उनके परिवार के लोग थे और बाईं तरफ राज्य के अफसर, पीछे आने वाले सभ्य दर्शक तथा राज्य के पढ़े लिखे और रईस लोग। राजकुमार यहीं बैठा था। कनक उठ गई। राजकुमार ने देखा। भीतर ग्रीन रूम में जाकर उसने कुंवर साहब के नाम एक चिट्ठी लिखी और अपने जमादार को खूब समझाकर चिट्ठी दे दी। इस काम में उसे 5 मिनट से अधिक समय न लगा। वह फिर अपनी जगह आकर बैठ गई। जमादार ने चिट्ठी कुंवर साहब के अर्दली को दी। अर्दली से कह भी दिया कि जरूरी चिट्ठी है। छोटी बाईजी ने जल्द पेश करने के लिए कहा है। कुंवर साहब के रंग ढंग वहां के तमाम नौकरों को मालूम हो गए थे। छोटी बाईजी के प्रति कुंवर साहब की कैसी कृपा दृष्टि है और परिणाम आगे चलकर क्या होगा, इसकी चर्चा नौकरों में छिड़ गई थी। अतः उसने तत्काल चिट्ठी पेशकार को दे दी और साथ ही जल्द पेश कर देने की सलाह भी दी। पेशकार साहब मौका न होने के बहाने पत्र लेकर बैठे ही रहना चाहते थे, पर जब उसने बुलाकर एकांत में समझा दिया कि छोटी बाई इस राज्य के नौकरों के लिए कोई मामूली बाईजी नहीं, यदि जल्द पत्र न गया तो कल ही उससे ताल्लुक रखने वालों पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आ सकती हैं, उसने इशारे से सारा मतलब समझा दिया। तब पेशकार मन ही मन पुरस्कार की कल्पना करते हुए कुंवर साहब की गद्दी की तरफ बढ़े और झुककर पत्र पेश कर दिया। प्रकाश आवश्यकता से अधिक था। कुंवर साहब पढ़ने लगे। पढ़कर बिना तपस्या के वर प्राप्ति का सुंदर सुयोग देख खुले हुए कमल पर बैठे भौरे की तरह प्रसन्न हो गए। पत्र में कनक ने शीघ्र ही कुंवर साहब को ग्रीन रूम में बुलाया था। एकाएक वहां से उठकर कुंवर साहब न जा सकते थे, शान के खिलाफ था। उधर गाने से तृप्ति करने की अपेक्षा जाने की उत्सुकता प्रबल थी, अतः मुसाहबों को ही निर्णय के लिए छोड़ उठकर खड़े हो गए। पालकी लग गई। कुंवर साहब प्रासाद चले गए। इधर आम जनता के लिए द्वार खुल गया। सब तरह के आदमी भीतर धंस गए। महफिल ठसाठस भर गई। अब तक दूसरी कतार का गाना खत्म हो चुका था। कनक की बारी थी। लोग सिर उगाए आग्रह से मुंह ताक रहे थे। सर्वेश्वरी ने धीरे से उसे कुछ समझाया। कनक के उस्तादों ने स्वर भरा। कनक ने एक अलाप ली, फिर गाने लगी। दिल का आना था कि काबू से था जाना दिल का, ऐसे जाने से तो बेहतर था ना आना दिल का। हम तो कहते थे मोहब्बत की बुरी है रस्में, खेल समझे थे मेरी जान, लगाना दिल का। स्वर की तरंग ने पूरी महफिल को डुबो दिया। लोगों के हृदय में एक नया स्वप्न, सौंदर्य के आकाश के नीचे शिशिर के स्पर्श से धीरे धीरे पलक खोलती हुई चमेली की तरह विकसित हो गया। उसी स्वप्न के भीतर से लोग उस स्वर की परी को देख रहे थे। साधारण लोग अपने उमड़ते हुए उच्छ्वास को न रोक सके।
एक तरफ से आवाज आई, वाह कनकोवा जस सुनत रहील, तैसे हूँ राजा। सभ्य जन सिर झुका मुस्कुराने लगे। कनक उसी धैर्य में अप्रतिभ बैठी गाती रही। एक बार राजकुमार को देखा, फिर आंखें झुका ली। राजकुमार कलाविद था, संगीत का उस पर पूरा असर पड़ गया था। एक बार जब काक के कलज्ञान की याद आती, हृदय के सहस्र कंठों से उसकी प्रशंसा करने लगता, पर दूसरे ही क्षण उस सोने की मूर्ति में भरे हुए जहर की कल्पना उसके शरीर को जर्जर कर देती थी। चित्त की वह डावांडोल स्थिति उसकी आत्मा को क्रमशः कमजोर करती जा रही थी। हृदय में स्थायी प्रभाव जहर का ही रह जाता। एक अज्ञात वेदना उसे क्षुब्ध कर देती थी। कनक के स्वर, सौंदर्य, शिक्षा आदि की वह जितनी ही बातें सोचता, और ये बातें उसके मन के यंत्र को आप ही चला चलाकर उसे कल्पना के अरण्य में भटकाकर निर्वासित कर देती थी, उतनी ही उसकी व्याकुलता बढ़ जाती थी। तृष्णार्थ को ईप्सित सुस्वादु जल नहीं मिल रहा था, सामने महासागर था, पर हाय वह लवणाक्त था। कुंवर साहब प्रासाद में पोशाक बदलकर सादे सभ्य वेश में कुछ विश्वास पात्र अनुचरों को साथ ले प्रकाशहीन मार्ग से स्टेज की तरफ चल दिए। उनके अनुचर उन्हें चारों ओर से घेरे हुए थे, जिससे दूसरों की दृष्टि उन पर न पड़े। स्टेज के बहिर्द्वार से कुंवर साहब भीतर ग्रीन रूम की ओर चले। एक आदमी को साथ ले और सबको वहीं इधर उधर प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया। ग्रीन रूम से कुंवर साहब ने अपने आदमी को कनक को बुला लाने के लिए भेज दिया। खबर पा उंगली मुंह के नजदीक तक उठा। दर्शकों को अदब दिखला सामने के विंग से भीतर चलने लगी। दर्शकों की तरफ मुंह किए विंग की ओर फिरते समय एक बार फिर राजकुमार की ओर देखा। दृष्टि नीची कर मुस्कुराई, क्योंकि राजकुमार की आंखों में वह आग थी जिससे वह जल रही थी। कनक ग्रीन रूम की तरफ चली। शंकित हृदय कांप उठा, पर कोई चारा न था। राजकुमार की तरफ असहाय आंखें प्रार्थना की अनिमेष दृष्टि से आप ही आप बढ़ गईं और हताश होकर लौट आईं। कनक के अंग अंग राजकुमार की तरफ से प्रकाशहीन संध्या में कमल के दलों की तरह संकुचित हो गए। हृदय को अपनी शक्ति की किरण दिख पड़ी। दृष्टि ने स्वयं अपना साथ निश्चित कर लिया। कनक एक विंग के भीतर सोचती हुई खड़ी हो गई थी। चली, कुंवर साहब ने बड़े आदर से उठकर उसका स्वागत किया। बैठिए, कहकर कनक उनके बैठने की प्रतीक्षा किए बिना कुर्सी पर बैठ गई। कुंवर साहब नौकर को बाहर जाने के लिए इशारा कर बैठ गए। कनक ने कुंवर साहब पर एक तेज दृष्टि डाली। देखा उनकी अपार ऐश्वर्य पर तृष्णा की विजय थी। उनकी आंखें उसकी दृष्टि से नहीं मिल सकीं। वे कुछ चाहती हैं, इसलिए झुकी हुई हैं। उन पर कनक का अधिकार जम गया। देखिए यहाँ एक आदमी बैठा है, उसको कैद कर लीजिए। आज्ञा मात्र से प्रबल पराक्रम कुंवर साहब उठकर खड़े हो गए। कौन है? आइए। कनक आगे आगे चली। स्टेज के सामने के गेटों की दराज से राजकुमार को दिखाया। उसके शरीर, मुख, कपड़े, रंग आदि की पहचान कराती रही। कुंवर साहब ने अच्छी तरह देख लिया। कई बार दृष्टि पर जोर दे देकर देखा। दूसरी कतार की तवाइफें तअज्जुब की निगाह से उस मनुष्य तथा कनक को देख रही थीं। गाना हो रहा था। कनक को उसकी इच्छा पूर्ति से उपकृत करने के निश्चय से कुंवर साहब को उसे तुम संबोधन करने का साहस तथा सुख मिला। कनक भी कुछ झुक गई जब उन्होंने कहा, अच्छा तुम ग्रीन रूम में चलो, तब तक अपने आदमियों को बुलाकर इन्हें दिखा दूं। कनक चली गई। कुंवर साहब ने दरवाजे के पास से बाहर देखा। कई आदमी आ गए, दो को साथ भीतर ले गए। उसी जगह से राजकुमार को परिचित करा दिया और खूब समझा दिया। महफिल उठ जाने पर एकांत रास्ते में अलग बुलाकर वह जरूर गिरफ्तार कर लिया जाए। किसी को कानो कान खबर न हो। आपस के सब लोग उसे पहचान लें। कुंवर साहब के मनोभावों पर चढ़ा हुआ भेद का पर्दा कनक के प्रति किए गए उपकार की शक्ति से ऊपर उठ गया। सहस्त्रों दृश्य दिखाई पड़े। आसक्ति के उद्दाम प्रवाह में संसार अत्यंत रमणीय चिरंतन सुखों से उमड़ता हुआ एकमात्र उद्देश्य स्वर्ग देख पड़ने लगा। ऐश्वर्य की पूर्ति में उस समय किसी प्रकार का दैन्य न था, जैसे उनकी आत्मा में संसार के सब सुख व्याप्त हो रहे हों। उद्दाम प्रसन्नता से कुंवर साहब कनक के पास आए। जाल में फंसी हुई मृगी जिस तरह अपनी आंखों को विस्फारित कर मुक्त शून्य के प्रति मुक्ति के प्रयत्न में निकलती रहती है, उसी दृष्टि से कनक ने कुंवर साहब को देखा। इतनी सुंदर दृष्टि कुंवर साहब ने कभी नहीं देखी थी। किन्हीं आंखों में उन्हें वश करने का इतना जादू न था। आंखों के जलते हुए दो स्फुलिंग उनकी प्रणय वाटिका में खिले हुए दो थे। प्रतिहिंसा की गर्म सांस, वसंत का शीतल समीर और उस रूप की आग गुलाब में तत्काल जल जाने के लिए वह एक अधीर पतंग। स्टेज पर लखनऊ की नवाब जान गा रही थीं, तू अगर शमा बने मैं तेरा परवाना बनूं।
कुंवर साहब ने असंकुचित कुटित भाव से कनक की उन्हीं आंखों में अपनी दृष्टि कड़ाते हुए निर्लज्ज स्वर से दोहराया, तू अगर क्षमा बने मैं तेरा परवाना बनूं। कनक ने उसी तरह असंकुचित स्वर से जवाब दिया, मैं तो क्षमा बनकर ही दुनिया में आई हूँ जनाब। फिर मुझे परवाना बना लो। परवाने ने परवाने के सर्वस्व दान वाले स्वर से नहीं, तटस्थ रहकर कहा। कनक ने एक बार आंख उठाकर देखा। किस्मत कहकर अपनी ही आंखों की बिजली में दूर तक रास्ता देखने लगी। क्या सोचती हो तुम भी, दुनिया में हंसने खेलने के सिवा और है क्या? कुंवर साहब का हितोपदेश सुनकर एक बार कनक मुस्कुराई, जलती आग में आहुति डालती हुई बोली, किस्मत, आप ठीक कहते हैं। आप जैसा जहाँ परवाना हो वहाँ तो क्षमा को अपनी तमाम खूबसूरती से जलते रहना चाहिए। लेकिन मैं सोचती हूँ मेरी माँ जब तक यहाँ है मैं शीशे के अंदर हूँ। क्षमा से मिलने से पहले उसके शीशे को निकाल दीजिए। जैसा कहो वैसा किया जाए, उत्सुकता प्रसन्नता से कुंवर साहब ने कहा। ऐसा कीजिए कि वह आज ही सुबह यहाँ से चली जाएं और तवाइफे हैं, मैं भी हूँ, जलसा फीका न होगा। आप मुझे इस वक्त बंगले ले चलना चाहेंगे? कृतज्ञ प्रार्थना से कुंवर साहब ने कनक की ओर देखा। कनक समझ गई, बोली, अच्छा ठहरिए, मैं जरा माँ से मिल लूं। कुंवर साहब खड़े रहे। माता को विंग्स की आड़ में बुलाकर थोड़े शब्दों में कुछ कहकर कनक चली गई। गाना खत्म होने का समय आ रहा था। कुंवर साहब एक पालकी पर कनक को चढ़ा दूसरी के बंद पर्दे में खुद बैठकर बंगले चले गए। राजकुमार को नए कंठों के संगीत से कुछ देर तक आनंद मिलता रहा, पर कुंवर साहब के चले जाने के बाद महफिल कुछ बेसुरी सी लगने लगी, मानो सबके प्राणों से आनंद की तरंग लुप्त हो गई हो, जैसे मनोरंजन की जगह तमाम महफिल कार्य क्षेत्र हो रही हो। गायिका कनक के संगीत का उस पर कुछ प्रभाव पड़ा था। विदुषी कुमारी कनक उसकी नजरों में गिर चुकी थी। अज्ञात भाव से इसके लिए उसे अंदर ही अंदर बड़ी पीड़ा मालूम हो रही थी। वह कुछ देर तक तो बैठा रहा, पर जब कनक भीतर चली गई और थोड़ी देर में कुंवर साहब भी उठ गए और कनक बड़ी देर तक ना आई, फिर जब आई तो बाहर ही से माँ को बुलाकर लौट गई। यह सब देखकर वह स्टेज, गाना, कनक और अपने प्रयत्न की तरफ से वीतराग हो चला। फिर उसके लिए वहां एक एक क्षण पहाड़ की तरह बोझिला हो उठा। राजकुमार उठकर खड़ा हो गया और बाहर निकलकर धीरे धीरे डेरे की तरफ चला। बहूजी के मायके की याद से शरीर से जैसे एक भूत उतर गया हो। नशे के उतार की शिथिलता थी, धीरे धीरे चला जा रहा था। कनक की तरफ से जो दिल को चोट लगी थी, रह रहकर नफरत से उसे और बढ़ाता। तरह तरह की बातें सोचता हुआ चला जा रहा था। ज्यादा झुकाव कलकत्ते की तरफ था। सोच रहा था इसी गाड़ी से कलकत्ते चला जाएगा। जब गढ़ के बाहर निकलकर रास्ता चलने लगा तो उसे मालूम हुआ कुछ आदमी और उसके साथ आ रहे हैं। सोचा ये लोग भी अपने अपने घर जा रहे होंगे। धीरे धीरे चलने लगा। वे लोग निकट आ गए। 4 आदमी थे। राजकुमार ने अच्छी तरह नजर गड़ाकर देखा। सब साधारण सिपाही दर्जे के आदमी थे। कुछ न बोला, चलता रहा। हटिया से निकलकर बाहर सड़क पर आया। वे लोग भी आए। सामने दूर तक रास्ता ही रास्ता था, दोनों बगल खेत। राजकुमार ने उन लोगों की तरफ फिरकर पूछा, तुम लोग कहाँ जाओगे? कहीं नहीं, जहां जहां आप जाएंगे। मेरे साथ चलने के क्या माने? तारा बहन ने हमें आपकी खबरदारी के लिए भेजा था। साथ चंदन बाबू भी थे। चंदन? हाँ, वह आज सुबह की गाड़ी से आ गए हैं। राजकुमार की आंखों पर दूसरा पर्दा उठा। संसार अस्तित्व युक्त, सुखद और सुंदर मालूम देने लगा। आनंद के उच्छ्वसित कंठ से पूछा, कहीं है वह? अब आपको घर चलकर मालूम हो जाएगा। ये चारों उसी गांव के आत्माभिमानी अशिक्षित वीर, आजकल की भाषा में गुंडे थे, प्राचीन रूढ़ियों के अनुसार चलने वाले। किसी ने रूढ़ी के खिलाफ किसी तरफ कदम बढ़ाया कि उसका सिर काट लेने वाले। गांव की बहुओं और बेटियों की इज्जत तथा सम्मान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्त्र स्वाहा कर देने वाले। अंग्रेजों और मुसलमानों पर विजातीय घृणा की आग भड़काने वाले मलखान और उदल के अनुयायी। महावीर जी के अनन्य भक्त, लुप्त गौरव क्षत्रिय जमींदार घराने के सुबह के नक्षत्र जो अपने स्वल्प प्रकाश में टिमटिमा रहे थे। रिश्ते में ये तारा के भाई लगते थे। राजकुमार के चले जाने पर तारा को इनकी याद आई तो जाकर नम्र शब्दों में कहा, भैया आप लोग चंदन के साथ जाओ और राजकुमार को देखे रहना कहीं टंटा ना हो जाए। तदनुसार ये लोग चंदन के साथ चले गए थे। चंदन ने जैसा बताया वैसा ही करते रहे। खानदान की लड़की तारा अच्छे घराने में गई है। वहां वाले वह ऊंचे दर्जे के पढ़े लिखे आदमी हैं। इसका इन लोगों को गर्व था। धीरे धीरे गांव नजदीक आ गया। राजकुमार ने तारा का मतलब दूर तक समझकर
फिर ज्यादा बातचीत इस प्रसंग में न की। चंदन के लिए दिल में तरह तरह की जिज्ञासा उठ रही थी। वह क्यों नहीं आया? तारा ने सब बातें उससे जरूर कह दी होंगी। वह उसी चक्कर में तो नहीं घूम रहा। पर ये लोग क्यों नहीं बतलाते? राजकुमार इसी अधैर्य में जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। मकान आ गया। गांव के आदमियों ने दरवाजे पर बिट्टो बिट्टो की असंकुचित निर्भय आवाज लगाई। तारा ने दरवाजा खोला। राजकुमार को खड़ा देख स्नेह स्वर से कहा, आ गए तुम? सुनो। एक ने गंभीर कंठ से तारा को एक तरफ अलग बुलाया। तारा निःसंकोच बढ़ गई। उसने धीरे धीरे कुछ कहा। बात समाप्त कर चारों ने तारा के पैर छुए। चारों एक तरफ चले गए। चिंतायुक्त तारा राजकुमार को साथ लेकर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। तारा के कमरे में जाते ही राजकुमार ने पूछा, चंदन कहाँ है बहू जी? इतनी जल्दी आ गया? पुलिस के पास कोई मजबूत कागजात उनके बागीपन के सबूत में न थे। सिर्फ संदेह पर गिरफ्तार किए गए थे। पुलिस के साथ खास तौर से पैरवी करने पर जमानत पर छोड़ दिए गए हैं। इस पैरवी के लिए बड़े भाई से नाराज भी हैं। मुझे कलकत्ते ले जाने के लिए आए थे, पर यहाँ तुम्हारा हाल मुझसे सुना तो बड़े खुश हुए और तुमसे मिलने चले गए। पर रज्जू बाबू, कहते कहते युवती की आंखें भर आईं। राजकुमार चौंक उठा। उसे विपत्ति की शंका हुई। चकित हो युवती के दोनों हाथ पकड़कर आग्रह और उत्सुकता से पूछा, पर क्या बताओ, मुझे यह शंका हो रही है, तुम्हारा भी तो वही खून है। राजकुमार जिज्ञासा भरी दृष्टि से उसका आशय पूछ रहा था। युवती ने अधिक बातचीत करना अनावश्यक समझा। राजकुमार उठकर बाहर चलने लगा, पर युवती ने पकड़कर डांट दिया, थोड़ी देर में सब मालूम हो जाएगा। घर के आदमियों के आने पर खबरदार। अगर बाहर कदम बढ़ाया। वीर युवक तारा के पलंग पर तकिए में सिर गिराए पड़ा रहा। तारा उसके हाथ मुंह धोने और जलपान करने का इंतजाम करने लगी। धैर्य का बांध तोड़कर कभी कभी दृष्टि से अपार चिंता झलक पड़ती थी। कनक ने बंगले में पहुंचकर जो दृश्य देखा, उससे उसकी रही सही आशा निर्मूढ़ हो गई। बंगले में कुंवर साहब के मेहमान टिके हुए थे, जिनमें एक को कनक पहले से जानती थी। वह थे मिस्टर हैमिल्टन। अधिकांश मेहमान कुंवर साहब के कलकत्ते के मित्र थे, बड़े बड़े तल्लुकेदार और गोरे साहब। ये लोग उसी रोज गाड़ी से उतरे थे। बंगले में इनके ठहरने का खास इंतजाम था। ये सभी कुंवर साहब के अंतरंग मित्र थे, अंतरंग आनंद के हकदार। अपने स्थानों से इसी आशा से प्रयाण किया था। कुंवर साहब ने पहले ही से वादा कर रखा था कि अभिषेक हो जाने के समय से अंत तक वह अपने मित्रों को दर्शाते रहेंगे कि मित्रों की खातिरदारी किस तरह से की जाती है। मित्रमंडली कभी कभी इसका तकाजा भी करती रही है। कनक के आने का तार मिलते ही इन्होंने अपने मित्रों को आने के लिए तार कर दिया था। करीब करीब वे लोग भी कनक का नाम सुन चुके थे। कुंवर साहब की थोड़ी सी जमींदारी 24 परगने में थी, जिससे कभी कभी हैमिल्टन साहब से मिलने जुलने का अवसर आ जाता था। धीरे धीरे यह मित्रता और भी दृढ़ हो गई, कारण दोनों एक ही घाट के पानी पीने वाले थे। कई बार पी भी चुके थे, इससे हृदय भेदभाव रहित हो गया था। हैमिल्टन साहब तार पाकर बड़े प्रसन्न हुए। हिंदुस्तानी युवती को साहबी उद्दंडता, क्रूरता तथा कूटता का ज्ञान करा देने के लिए वह तैयार हो रहे थे। उसी समय उन्हें तार मिला। एक बार कुंवर साहब के मानवीय मित्र की हैसियत से एक क्षुद्र नर्तकी देखने की लालसा प्रबल हो गई। वह कुछ दिन की छुट्टी लेकर चले आए। कनक ने सोचा था कुंवर साहब को वह अपने इंगित पर नचाएगी। राजकुमार को गिरफ्तार करा, जब इच्छा हो उसे मुक्त कर उसकी सहायता से स्वयं भी मुक्त हो जाएगी। पर यहाँ और ही रंग देखा। उसने सोचा था कुंवर साहब अकेले रहेंगे। वह भय से पीली पड़ गई। हैमिल्टन उसे देखकर मुस्कुराया। दृष्टि में व्यंग्य फूट रहा था। अंकुश कनक के हृदय को पार कर गया। चारों तरफ से कटाक्ष हो रहे थे। सब उसकी लज्जा को भेद कर उसे देखना चाहते थे। कनक व्याकुल हो उठी। आवाज में कहीं भी अपनापन न था। कुंवर साहब पालकी से उतरे। सब लोगों ने शैतान की सूरत का स्वागत किया। कनक खड़ी सबको देख रही थी। अजी, आप बड़ी मुश्किलों में मिली हैं, और सौदा भी बड़ा महंगा रहा। कुंवर साहब ने अपने मित्रों से कनक की तरफ इशारा कर कहा। कनक कमल कलिका सी संकुचित खड़ी रही। हृदय में आग धक रही थी। कभी कभी आंखों से ज्वाला फूट पड़ती थी। याद आया वह भी महाराज कुमारी है, पर हृदय उमड़कर आप ही बैठ गया। मुझ में और इनमें कितना फर्क है। ये मालिक हैं और मैं इनके इशारे पर नाचने वाली, और यह फर्क केवल इसी सीमा तक है। चरित्र में ये किसी भी तवाइफ से श्रेष्ठ नहीं, पर फिर भी समाज इनका है, इसलिए ये अपराधी नहीं।
नीचता से ओतप्रोत ऐसी वृत्तियां लिए हुए भी ये समाज के प्रतिष्ठित, सम्मान्य, विद्वान और बुद्धिमान मनुष्य हैं। और मैं, कनक को चक्कर आने लगा। एक खाली कुर्सी पकड़कर उसने अपने को संभाला। इस तरह तप तप कर वह और सुंदर हो रही थी, और चारों तरफ से उसके प्रति आक्रमण भी वैसे ही और चुभीले। कुंवर साहब मित्रों से खूब खुलकर मिले। हैमिल्टन की उन्होंने बड़ी आवभगत की। कुंवर साहब हैमिल्टन की जितनी ही कद्र कर रहे थे, वह उतना ही कनक को अकड़ अकड़ कर देख रहा था। मुस्कुराते हुए कुंवर साहब ने कनक से कहा, बैठो, इस बगल वाली कुर्सी पर अपने ही आदमियों की एक बैठक होगी, 2 मंजिले पर, यहां भी हारमोनियम पर सुनाना होगा। सुरेश बाबू, दिलीप सिंह भी गाएंगे। तुम्हें आराम के लिए फुर्सत मिल जाया करेगी, कहकर चालाक पुतलियां फेर लीं। एक नौकर ने आकर कुंवर साहब को खबर दी, सर्वेश्वरी बाई यहां से स्टेशन के लिए रवाना हो गई हैं, उनका हिसाब भी कर दिया गया है, कहकर नौकर चला गया। एक दूसरा नौकर आया, सलाम कर उस आदमी के गिरफ्तार होने की खबर दी। कुंवर साहब ने कनक की तरफ देखा। कनक ने हैमिल्टन को देखकर राजकुमार को बुलवाना उचित न समझा। दूसरे, जिस अभिप्राय से उसने राजकुमार को कैद कराया था, यहां उसकी सफलता की कोई संभावना भी न थी। कनक को मौन देख कुंवर साहब ने कहा, यहां ले आओ उसे। कनक चौंक पड़ी। नहीं नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं, उसे छोड़ दीजिए। कनक का स्वर कांप रहा था। जरा देख तो लें उस इशारेबाज को। कुंवर साहब ने नौकर को संकेत किया। 4 सिपाही अपराधी को लेकर बंगले के भीतर आए। भीतर आते ही किसी तरफ नजर उठाए बिना अपराधी ने झुककर 3 बार सलाम किया। उसका शरीर और रंग ढंग राजकुमार से मिलता जुलता था, पर कनक ने देखा वह राजकुमार न था। इसका चेहरा रूखा, कपड़े मोटे, बाल छोटे छोटे, बराबर उम्र राजकुमार से कुछ कम जान पड़ती थी। कुंवर साहब ने कहा, क्यों जी, यह इशारेबाजी तुमने कहाँ सीखी? अपराधी ने फिर झुककर 3 बार पुनः सलाम किया और कनक को एक तेज निगाह से देखा। यह वह नहीं है, कनक ने जल्दी में कहा। कुंवर साहब देखने लगे, पहचान न सके। स्टेज पर ध्यान आदमी की तरफ से ज्यादा कनक की तरफ था। पहले के आदमी से इसमें कुछ फर्क अवश्य देखते थे। अपराधी ने किसी की तरफ देखे बिना फिर सलाम किया और जैसे दीवार से कह रहा हो, हुजूर, ग्वालियर में पखावत सीखकर कुछ दिनों तक रामपुर, जयपुर, अलवर, इंदौर, उदयपुर, बीकानेर, टीकमगढ़, रीवा, दरभंगा, बर्दवान, इन सभी रियासतों में मैं गया हूँ और सभी राजा महाराजों को पखावत सुनाई है। हुजूर के यहाँ जलसा सुनकर आया था, कहकर उसने फिर सलाम किया। अच्छा, तुम पखावजिए हो हुजूर? उसने पुनः सलाम किया। हैमिल्टन की तरफ मुड़कर कुंवर साहब ने अंग्रेजी में कहा, अब बन गया काम। कनक आगंतुक और कुंवर साहब को देख रही थी। रह रहकर एक अज्ञात भय से कलेजा कांप उठता था। एक पखावज ले आओ, सिपाही से कुंवर साहब ने कहा। बंगले की दूसरी मंजिल पर फर्श बिछा हुआ था। मित्रों को साथ लेकर चले। आगंतुक से कनक को ले आने के लिए कहा। सिपाही पखावज लेने चला गया और लोग बाहर फाटक पर थे। कुंवर साहब और उनके मित्र ऊपर चले गए। पीछे से 2 खिदमतदार भी चले। कमरा सूना देख युवक ने कनक के कंधे पर हाथ रखकर फिसफिसाते हुए कहा, मैं राजकुमार का मित्र हूं। कनक की आंखों से प्रसन्नता का स्रोत फूट पड़ा। अपलक देखने लगी। युवक ने कहा, यही समय है, 3 मिनट में हम खाई पार कर जाएंगे। तब तक वे लोग हमारी प्रतीक्षा करेंगे। देर हुई तो इन राक्षसों से मैं अकेले तुम्हें बचा न सकूंगा। कनक आवेग में भरकर युवक से लिपट गई और हृदय से रेलकर उतावली से कहा, चलो। तैरना जानती हो? शीघ्रता से खाई की तरफ बढ़ते हुए कहा। ना। शंका से देखती हुई, पेशवाज भीग जाएगी। अच्छा हाँ, कमर भर पानी में खड़े होकर युवक ने कहा, धीरे से उतर पड़ो, घबराओ मत। कनक उतर पड़ी। युवक ने अपनी चादर भिगोकर पानी में हवा भरकर गुब्बारे सा बना कनक को पकड़ा दिया। ऊपर से आवाज आई, अभी ये लोग आए नहीं, जरा नीचे जाकर देखो। तो लोग नीचे आए, फाटक की तरफ दौड़े। युवक खाई पार कर चुका था। उस पार घोर जंगल था। युवक कनक को साथ ले पेड़ों के बीच अदृश्य हो गया। बंगले के चारों तरफ खाई थी, केवल फाटक से जाने की राह थी। फाटक के पास से बड़ी सड़क कुंवर साहब की कोठी तक चली गई थी। शोरगुल उठ रहा था। इस पार से ये लोग सुन रहे थे। हम लोग पकड़ लिए गए तो बड़ी बुरी गति होगी। कनक ने धीरे से युवक से कहा, अब 1000 आदमी भी हमें नहीं पकड़ सकते। यह 6 कोस का जंगल है, रात है, तब तक हम घर पहुंच जाएंगे। कपड़े निचोड़ते हुए युवक ने कहा, क्या आपका घर में यही है? चलते हुए स्नेहसिक्त स्वर से कनक ने पूछा, मेरा नहीं, मेरे भाई की ससुराल है।
राजकुमार भी वहीं होंगे। वे लोग जंगल चारों तरफ से घेर लें तो? ऐसा हो नहीं सकता, और जंगल की बगल में ही वह गांव है, इस तरफ 3 मील। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम हुआ? भाभी ने मुझे राजकुमार की मदद के लिए भेजा था। उसे उन्होंने तुम्हें ले आने के लिए भेजा था ना। कनक के क्षुद्र हृदय में रस का सागर उमड़ रहा था। आपकी भाभी को राजकुमार क्या कहते हैं? बहू जी। आपकी भाभी मायके कब आई? 3-4 रोज हुए। कनक अपनी स्मृति पर जोर देने लगी। साथ राजकुमार थे? हाँ। आप तब कहाँ थे? लखनऊ किसानों का संगठन कर रहा था, पर बचकर, क्योंकि मुझे काम ज्यादा प्यारा है। फिर? लखनऊ में सरकारी खजाने का डाका पड़ा। शक पर मैं भी गिरफ्तार कर लिया गया, पर मेरी गैरहाजिरी ही साबित रही। पुलिस के पास कोई बहा सबूत न था, सिर्फ नाम दर्ज था। खुफिया वाले मुझे भला आदमी जानते थे। कोई सबूत न रहने से जमानत पर छोड़ दिया गया। आप कब गिरफ्तार किए गए? 6-7 रोज हुए होंगे। अखबारों में भी छपा था। राजकुमार को कब मालूम हुआ? जिस रोज भाभी की यहाँ ले आए, उसी रात को तुम्हारे यहाँ। कनक एक बार प्रणय से पुलकित हो गई। देखिए कैसी चालाकी, मुझे कुछ नहीं बतलाया। मुझसे नाराज होकर आए थे। कहा कनक ने? हाँ, सुना है। तुमसे नाराज हो गए थे। भाभी से बतलाया भी नहीं था, पर एक दिन उनकी चोरी भाभी ने पकड़ ली। तुम्हारे यहाँ से जो कोट पहन कर आए थे, उसमें सिंदूर लगा था। कनक शर्मा गई। अच्छा, यह सब भी हो चुका है? हंसती हुई चल रही थी वह। हाँ, राजकुमार की मदद के लिए यहाँ आने पर मुझे मालूम हुआ कि कुंवर साहब ने उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। यहाँ मेरी भाभी के पिता नौकर है। गिरफ्तार करने वालों में उनके गांव का भी एक आदमी था। उसने उन्हें खबर दी, तभी मैंने उसे समझाया कि अपने आदमियों को बहकाकर मुझे ही गिरफ्तार होने वाला आदमी बतलाए और गिरफ्तार करा दे। राजकुमार की रक्षा के लिए दूसरे कई आदमियों को छोड़कर मैं गिरफ्तार हो गया। मैं जानता था तुम मुझे नहीं पहचानती, इसलिए छूट जाऊंगा। राजकुमार की गिरफ्तारी की वजह भी समझ में नहीं आ रही थी। कनक ने बतलाया। हमी ने अपनी सहायता के लिए राजकुमार को गिरफ्तार कराने का कुंवर साहब से आग्रह किया था। धीरे धीरे गांव नजदीक आ गया। कनक ने थक कर कहा, अभी कितनी दूर है? बस आ गए। आपने अभी अपना नाम नहीं बतलाया। मुझे चंदन कहते हैं। हम लोग अब नजदीक आ गए। इन कपड़ों से गांव के भीतर जाना ठीक नहीं। मैं पहले जाता हूँ, भाभी की एक साड़ी ले आऊं, फिर तुम्हें पहना कर ले जाऊंगा। एक दूसरे कपड़े में तुम्हारे ये सब कपड़े बांध लूंगा। घबराना मत, इस जंगल में कोई बड़े जानवर नहीं रहते। कनक को ढाढ़स बंधाकर चंदन भाभी के पास चला। वहां से गांव 4 फरलांग के करीब था। रात थोड़ी रह गई थी। दरवाजे पर धक्का सुनकर तारा पलंग से उठी। नीचे उतरकर दरवाजा खोला। चंदन को देखकर चांद की तरह खिल गई। आ गए तुम? स्नेहार्थी शिशु की दृष्टि से भाभी को देखकर चंदन ने कहा, भाभी, मैं रावण से सीता को भी जीत लाया। तारा तरंगित हो उठी। कहाँ है वह? पीछे वाले जंगल में बंगले से खाई तैरा कर लाया। वहां बड़ी खराब स्थिति हो रही थी। अपनी एक साड़ी दो बहुत जल्द, और एक चादर ओढ़ने के लिए, और एक उसके कपड़े बांधने के लिए भी। तुरंत एक अच्छी साड़ी और 2 चादरें निकालकर चंदन को देते हुए तारा ने कहा, हाँ, एक बात याद आई, जरा ठहर जाओ, मैं भी चलती हूँ। मेरे साथ आएगी, तुम अलग हो जाना। जरा कड़े और छरे निकाल लूं। तारा का दिया हुआ कुल सामान चंदन ने लपेट कर ले लिया। फिर आगे आगे तारा को लेकर जंगल की तरफ चला। कनक प्रतीक्षा कर रही थी। शीघ्र ही दोनों उसके पास पहुंच गए। कनक को देखकर तारा से न रहा गया। बहन, ईश्वर की इच्छा से तुम राक्षसों के हाथ से बच गई, कहकर तारा ने कनक को गले से लगा लिया। हृदय से जैसी सहानुभूति का सुख कनक को मिल रहा था, ऐसा उसे आज जीवन में नया ही मिला था। स्त्री के लिए स्त्री की सहानुभूति कितनी प्रखर और कितनी सुखद होती है, इसका आज ही उसे अनुभव हुआ। तारा ने साड़ी देकर कहा, यह सब उतार कर इसे पहन लो। कनक ने गील वस्त्र उतार दिए। तारा ने चंदन से कहा, छोटे साहब, ये कड़े पहना दो, देखें कलाई में कितनी ताकत है। चंदन ने कनक के पैरों में कड़े डालकर दोनों हाथ घुटनों के बीच रखकर जोर लगाकर पहना दिए, फिर छड़े भी। युवती ने चंदन की इस ताकत के लिए तारीफ की, फिर कनक से चद्दर ओढ़कर साथ चलने के लिए कहा। कनक चद्दर ओढ़ने लगी तो युवती ने कहा, नहीं, इस तरह नहीं। कनक को चद्दर ओढ़ा दी। आगे आगे तारा, पीछे पीछे कनक चली। चंदन ने कनक के कपड़े बांध लिए और दूसरी राह के मिलने तक साथ साथ चला। तारा चुटकियां लेती हुई बोली, छोटे साहब, इस वक्त आप क्या हो रहे हैं? कनक हंसी। चंदन ने कहा, एक दर्जा महावीर से बढ़ गया। केवल खबर लेने ही नहीं गया, बल्कि सीता को जीत भी लाया। थोड़ी ही दूर पर एक दूसरी राह मिली।
चंदन उससे होकर चला। युवती कनक को लेकर दूसरे रास्ते से चली। प्रथम उषा का प्रकाश कुछ कुछ फैलने लगा था। उसी समय तारा कनक को लेकर पिता के मकान पहुंची और अपने कमरे में, जहां राजकुमार सो रहा था, ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर में चंदन भी आ गया। कनक थक गई थी। युवती ने पहले राजकुमार के पलंग पर सोने के लिए इंगित किया। कनक को लज्जित खड़ी देख बगल के दूसरे पलंग पर सस्नेह बाह पकड़कर बैठा दिया और कहा, आराम करो, बड़ी तकलीफ मिली। कनक के मुरझाए अधर खिल गए। चंदन ने पेशवा सुखाने के लिए युवती को दिया। उसने लेकर कहा, देखो, वहां चलकर इसका अग्नि संस्कार करना है। चंदन थक रहा था। राजकुमार की बगल में लेट गया। युवती सबकी देख रेख में रही। धीरे धीरे चंदन भी सो गया। कनक कुछ देर तक पड़ी सोचती रही। माँ की याद आई। कहीं ऐसा न हो कि उसकी खोज में उसी वक्त स्टेशन मोटर दौड़ाई गई हो और तब तक गाड़ी न आई हो, वह पकड़ ली गई हो। समय का अंदाजा लगाया। गाड़ी 3:30 बजे रात को आती है। चढ़ जाना संभव है। फिर राजकुमार की बातें सोचती कि न जाने यह सब इनके मन में क्या भाव पैदा करें। कभी चंदन की और कभी तारा की बातें सोचती। ये लोग कैसे सहृदय हैं। चंदन और राजकुमार में कितना स्नेह है। तारा उसे कितना चाहती है। इस प्रकार न मालूम उसकी सुख कल्पना के बीच कब उसके पलकों के दल मुंद गए। कुछ दिन चढ़ा आने पर राजकुमार की आंखों ने एक बार चिंता के जाल से बाहर प्रकाश के प्रति देखा। चंदन की याद आई। उठकर बैठ गया। बहूजी झरोखे के पास एक बाजू पकड़े बाहर सड़क की तरफ देख रही थीं। कोलाहल, कौतूहल पूर्वक हास्य तथा वार्तालाप के अशिष्ट शब्द सुन पड़ते थे। राजकुमार ने उठकर देखा, बगल में चंदन सो रहा था। एक पलंग और बिछा था। कोई सिर से पैर तक चादर ओढ़े सो रहा था। चंदन को देखकर चिंता की तमाम गांठें आनंद के मरोड़ से खुल गईं। जगाकर उससे अनेक बातें पूछने के लिए इच्छाओं के रंगीन उत्स रोएं रोएं से फूट पड़े। उठकर बहू के पास जाकर पूछा, यह कब आए, जगा दूं? बात इस तरह करो कि बाहर किसी के कान में आवाज न पड़े और जरूरत पड़ने पर तुम्हें साड़ी पहनकर रहना होगा। राजकुमार जल गया। क्यों? बड़ी नाजुक स्थिति है, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। पर मैं साड़ी नहीं पहन सकता। अभी से कह देता हूं, अर्जुन तो साल भर विराट के यहाँ साड़ी पहनकर नाचते रहे। तुम्हें क्या हो गया? वह उस वक्त नपुंसक थे और इस वक्त तुम उससे पीछा छुड़ाकर नहीं भागे। राजकुमार लज्जित प्रसन्नता से टल गया। पूछा, यह है कौन जो पलंग पर पड़े हैं? मुंह खोलकर देखो, नाम से ही पता चल जाएगा। हमें नाम से ज्यादा काम पसंद है। अगर कोई अनजान आदमी हो तो जान पहचान हो जाएगी। सो रहे हैं, नाराज होंगे, कुछ बकझक लेंगे, पर जहां तक मेरा अनुमान है जीत नहीं सकते। कोई रिश्तेदार है शायद, तभी तो इतनी दूर आ पहुंचे हैं। राजकुमार पलंग के पास गया। चादर रेशमी और मोटी थी, मुंह देखना ही पड़ता था। धीरे से उठाने लगा। तारा खड़ी हंस रही थी। खोल कर देखा, विस्मय से फिर चादर उड़ाने लगा। कनक की आंखें खुल गई थीं। चादर उड़ाते हुए राजकुमार को देखा। उठकर बैठ गई। देखा, सामने खड़ी तारा हंस रही है। लज्जा से उठकर खड़ी हो गई। फिर तारा के पास चली गई। सिर उसी तरह खुला रखा। वार्तालाप तथा हंसी मजाक की ध्वनि से चंदन की नींद उखड़ गई। उठकर देखा तो सब लोग उठे हुए थे। राजकुमार ने बड़े उत्साह से बाहों में भरकर उसे उठाकर खड़ा कर दिया। तारा और कनक दोनों को देख रही थीं। दोनों एक ही से थे। राजकुमार कुछ बड़ा था, शरीर भी कुछ भरा हुआ। लोटे में जल रखा था। राजकुमार ने चंदन को मुंह धोने के लिए दिया। खुद भी उसी से ढालकर मुंह धोते हुए पूछा, कल जब मैं आया लोगों से मालूम हुआ तुम आए हो, पर कहाँ हो, क्या बात है? बहूजी से बहुत पूछा, वह टाल गईं। फिर बताऊंगा, अभी समय नहीं, बहुत सी बातें हैं। अंदाजा लगा लो, मैं न जाता तो इनकी बड़ी संकटमय स्थिति थी। उन लोगों से इनकी रक्षा न होती। हाँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। देखो, हम लोगों को आज ही चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, ऐसी सावधानी से कि पकड़ में ना आए। मतलब तुम्हें गिरफ्तार करने का पहले ही हुक्म था और आज्ञा तुम्हारी इन्होंने निकलवाई थी। उसी पर मैं गिरफ्तार हुआ तुम्हें बचाने के लिए, क्योंकि तुम सब जगहों से परिचित न थे। फिर जब पेश हुआ तब इनके दोबारा गाने का प्रकरण चल रहा था। बंगले में खास महफिल थी। चंदन ने हाथ पहुंचते हुए कहा, हैमिल्टन साहब भी आए थे। कनक ने कहा, फिर? राजकुमार ने चंदन से पूछा। संक्षेप में कुल हाल चंदन बतला गया। युवती कनक को लेकर बगल वाले कमरे में चली गई। आज ही चलना चाहिए, चंदन ने कहा। चलो चलो नहीं, चारों तरफ लोग फैल रहे होंगे। इस व्यू से बचकर निकल जाना बहुत मामूली बात नहीं, और कोई तज्जुब नहीं, लोगों को 2-1 रोज में बात मालूम हो जाए।
गाड़ी सजा लें और उसी पर चले चलेंगे। कहा, स्टेशन खूब, तो फिर पकड़ जाने में कितनी देर है? फिर औरत बन सकते हो ना? चंदन हंसने लगा। कहा, हाँ भाई, तुम औरत वाले कैसे औरत बनोगे, पर मैं तो बन सकता हूँ, यह तो पहले ही से बने हुए हैं। कहती हुई मुस्कुराती कनक के साथ युवती कमरे में आ रही थी। युवती कनक को वहीं छोड़कर भोजन पान के इंतजाम के लिए चली गई। चंदन को कमरा बंद कर लेने के लिए कहती गई। चंदन ने कमरा बंद कर लिया। कनक निष्कृति के मार्ग पर आकर देख रही थी। उसके मानसिक भावों में युवती के संग मात्र से तीव्र परिवर्तन हो रहा था। इस परिवर्तन चक्र पर जो सान उसके शरीर और मन की लग रही थी, उससे उसके चित्त की तमाम वृत्तियां एक दूसरे ही प्रवाह में तेजी से बह रही थीं, और इस धारा में पहले की तमाम प्रखरता मिटती जा रही थी। केवल एक शांत, शीतल अनुभूति चित्त की स्थिति को दृढ़तर कर रही थी। अंगों की चपलता उस प्रवाह से तट पर तपस्या करती हुई सी निश्चल हो रही थी। राजकुमार चंदन से उसका पूर्वापर कुछ प्रसंग एक एक कर पूछ रहा था। चंदन बतला रहा था। दोनों के वियोग के समय से अब तक की संपूर्ण घटनाएं एवं उनके पारस्परिक संबंध वार्तालाप से जुड़ते जा रहे थे। तुम विवाह से घबराते क्यों हो? चंदन ने पूछा। प्रतिज्ञा तुम्हें याद होगी, राजकुमार ने शांत स्वर से कहा। वह मानवीय थी, यह संबंध दैवी है, इसमें शक्ति ज्यादा है। चंदन ने तर्क रखा। जीवन का अर्थ समर है, पर जब तक वह कायदे से सतर्क, सरस और अविराम होता रहे। विक्षिप्त का जीवन जीवन नहीं, और न उसका समर समर। मैं अभी विक्षिप्त नहीं हुआ। चोट खाकर वर्तमान स्थिति को कनक भूल गई। अत्रस्त दृष्टि, अकुंठित कंठ से कह उठी। मैंने विवाह के लिए कब किससे प्रार्थना की? चंदन देखने लगा। ऐसी आंखें उसने कभी नहीं देखी थीं। कितना तेज था उनमें। कनक ने फिर कहा, राजकुमार जी, आपने स्वयं जो प्रतिज्ञा की है, शायद ईश्वर के सामने की है, और मेरे लिए जो शब्द आपके हैं, आप ईडन गार्डन की बातें भूले नहीं होंगे। वे शायद वीरंगना के प्रति हैं। चंदन एक बार कनक की आंखें और एक बार नथ राजकुमार को देख रहा था। दोनों के चित्र सत्य का फैसला कर रहे थे। तारा ने 2 नौकरों को बारी बारी से दरवाजे पर बैठे रहने के लिए तैनात कर दिया कि बाहरी लोग उससे पूछकर भीतर आए। शोरगुल सुनकर वह ऊपर चली गई। देखा, कनक जैसे एकांत में बैठी हुई हो। उसके चेहरे की उदास, चिंतित चेष्टा से तारा के हृदय में उसके स्नेह का श्रवण खुल गया। उसने युवकों की तरफ देखा। राजकुमार मुंह मोड़कर पड़ा हुआ परिस्थिति का पूर्ण परिचय दे रहा था। भाभी को गंभीर मुद्रा से देखते हुए देखकर चंदन ने अकुंठित स्वर से कह डाला, महाराज, दुष्यंत को इस समय दिमाग की गर्मी से विस्मरण हो रहा है। असगर अली के यहाँ का गुलाब जल चाहिए। कनक मुस्कुरा दी। तारा हंसने लगी। तुम यहाँ आकर आराम करो, कनक से कहकर तारा ने चंदन से कहा, छोटे साहब, जरा तकलीफ कीजिए, इस पलंग को उठाकर उस कमरे में डाल दीजिए। दूसरे किसी को अब इस वक्त ना बुलाना ही ठीक है। कनक को लेकर तारा दूसरे कमरे में चली गई। उठो जी, पलंग बिछाओ, चंदन ने राजकुमार को खोद कर कहा। राजकुमार पड़ा रहा। चंदन ने हंसते हुए पलंग उठाकर बगल वाले कमरे में डाल दिया। बिस्तर बिछाने लगा। तारा ने बिस्तर छीन लिया, खुद बिछाने लगी। कनक की इच्छा हुई कि तारा से बिस्तर लेकर बिछा दे, पर इच्छा को कार्य का रूप न दे सकी, खड़ी ही रह कई। तारा के प्रति एक श्रद्धा का भाव लिए, और इसी गुरुता से उसे लगा कि जैसे उसका मेरुदंड झुककर टूट जाएगा। तारा ने चंदन से कहा, जरा यहीं 2 घड़े पानी भी ले आइए। चलते चलते चंदन ने कहा, एक स्टेशन आगे चलकर ही गाड़ी पर चढ़ना है। चंदन चला गया। तारा कनक को बैठा कर बैठ गई और राजकुमार की बातें साद्यंत पूछने लगी। चंदन पानी ले आया तो तारा ने कहा, एक काम और है, आप लोग भी पानी भरकर जल्द नहा लीजिए, और जरा नीचे मुन्नी से कह दीजिए कि वह हरपाल सिंह को बुला लाए। अम्मा शायद अब रोटियां सेंकती होंगी, आज खुद ही पकाने लगी। कहा, अब चलते वक्त रोटियों से हैरान क्यों करें। चंदन चला गया। तारा फिर कनक से बातचीत करने लगी। तारा के प्रति पहले ही व्यवहार से कनक आकर्षित हो चुकी थी। धीरे धीरे वह देखने लगी, संसार में उसके साथ पूरी सहानुभूति रखने वाली केवल तारा है। कनक ने पहले पहल तारा को जब दीदी कहा, उस समय उसके हृदय पर रखा हुआ जैसे तमाम बोझ उतर गया। दीदी की एक स्नेहसिक्त दृष्टि से उसकी कुल थकावट, अशांति मिट गई। पारिवारिक सुख से अपरिचित कनक ने स्नेह का यथार्थ मूल्य उसी समय समझा। उसकी बाधाएं आप ही आप दूर हो गईं। अब जैसे भूली हुई वह एकाएक राजपथ पर आ गई हो। राजकुमार के प्रथम दर्शन से लेकर अब तक का पूरा इतिहास, अपने चित्त के विपक्ष की सारी कथा, राजकुमार से कुछ कह न सकने की लज्जा,
सरल सलज मंद स्वर से कहती रही। राजकुमार बगल वाले कमरे में जाग रहा था। अपनी पूरी शक्ति से आई हुई अड़चन को पार कर जाने के लिए चिंताओं की छलांग मार रहा था। कभी कभी उठती हुई हास्य ध्वनि से चौंक कर अपने वैराग्य की मात्रा बढ़ाकर वह चुप हो जाता। चंदन अपना काम पूरा करा गया। पलंग पर बैठकर कहा, उठो, तुम्हें एक मजेदार बात सुनाऊं। राजकुमार जानता था ही उठकर बैठ गया। सुनो, कान में कहूंगा, चंदन ने धीरे से कहा। राजकुमार ने चंदन की तरफ सिर बढ़ाया। चंदन ने पहले इधर उधर देखा, फिर राजकुमार के कान के पास मुंह ले गया। राजकुमार जब सुनने के लिए खूब एकाग्र हो गया तो चुपके से कहा, नहाओगे नहीं? विरक्ति भाव से राजकुमार पुनः लेटने लगा। चंदन ने हाथ पकड़ लिया। बस अब इधर देखो, मुकदमा दायर है, अभी पुकार होती ही है, रहने भी दो, मैं नहीं नहाऊंगा। राजकुमार लेट रहा। एक बगल चंदन लेट गया। मैं तो प्रातः ही स्नान कर चुका हूँ। नीचे हरपाल सिंह खड़ा था। मुन्नी दीदी दी पुकारती हुई ऊपर चढ़ाई। कमरे से निकलकर तारा ने हरपाल सिंह को ऊपर बुलाया। चंदन और राजकुमार उठकर बैठ गए। उसी पलंग पर तारा ने हरपाल सिंह को भी बैठाया। हरपाल सिंह चंदन और राजकुमार को पहचानता था। कहिए बाबू, कल आप बच गए, राजकुमार से कहता और इशारे करता हुआ बैठ गया। फिर राजकुमार की दाहिनी बांह पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, बड़े कस हैं। राजकुमार बैठा रहा। तारा स्नेह की दृष्टि से राजकुमार को देख रही थी, मानो उस दृष्टि से कह रही हो, आपकी सब बातें मालूम हो गई हैं। दृष्टि का कौतुक बतला रहा था, अपराध तुम्हारा ही है। तारा का मौन फैसला समझकर चंदन चुपचाप मुस्कुरा रहा था। रात की घटना अब तक 3 कोस से ज्यादा फासले तक फैल चुकी थी। हरपाल सिंह को भी खबर मिली थी। चंदन के भाग आने का उसने निश्चय कर लिया था, पर बाईजी के भगाने का कारण नहीं समझ सका था। कमरे के इधर उधर नजर दौड़ाई। बाईजी को न देखकर कुछ व्यग्र सा हो रहा था, जैसी व्यग्रता किसी सत्य की श्रृंखला न मिलने पर होती है। इसी समय तारा ने धीमे स्वर में कहा, भैया, तुम तो सब हाल जानते ही हो, बल्कि सारी कामयाबी तुम्ही से हुई। अब थोड़ा सा सहारा और कर दो तो खेवा पार हो जाए। हरपाल सिंह ने फटाफट तंबाकू झाड़कर अंतर्दृष्टि होते हुए फांकर जीभ से नीचे के होंठ में दबाते हुए सीना तानकर सिर के साथ पलकें एक तरफ मरोड़ते हुए कहा, तंबाकू की झाड़ से चंदन को छींक आ गई। किसी को छींक से शुभ वार्तालाप के समय शंका न हो। सचेत हरपाल सिंह ने एक बार सबको देखा, फिर कहा, असुगन नहीं है, तंबाकू की झाड़ से छींक आई है। तारा ने कहा, भैया, आज शाम को अपनी गाड़ी ले आओ, 4 आदमी और साथ ले लेना। अगले स्टेशन पर हमें छोड़ आओ। साहब बाईजी को भी बचाकर साथ ले आए हैं ना, वरना वहां उन बदमाशों से छुटकारा न होता। बाईजी ने बचाने के लिए कहा। फिर संकट में भैया, आदमी ही आदमी का साथ देता है, भला कैसे छोड़कर आते। हरपाल सिंह ने डंडा संभाल मुट्ठी से जमीन में दबाते हुए एक पीक वहीं थूक कर कहा, यह तो छत्री का धर्म है। गोसाई जी ने कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पै वचन न जाए। फिर राजकुमार का कल्ला दबाते हुए कहा, आप तो अंग्रेजी पढ़े हो, हम तो बस थोड़ी बाड़ी हिंदी पढ़े ठहरे, है ना ठीक बात। राजकुमार ने जहां तक गंभीर होते बना वहां तक गंभीर होकर कहा, ठीक कहते हैं आप। तारा ने कहा, तो भैया शाम को आ जाओ, कुछ रात बीते चलना है। बस बैल चरकर आए कि हम जोत कर चले, कुछ और काम तो नहीं है। नहीं भैया, और कुछ नहीं। हरपाल सिंह ने उठकर तारा के पैर छुए और खटाखट जीने से उतरकर बाहर आहा अलापना शुरू कर दिया। दूध लजावे न माता को, चाहे तन धजी धजी उड़ जाए, जीते बैरी हम ना राखे, हमरो क्षत्रिय धर्म नसाए। गाते हुए चला गया वह। रज्जू बाबू, गलती आपकी है, तारा ने सहज स्वर में कहा। लो, मैं कहता न था, मुकदमा दायर है, फैसला छोटी अदालत का ही रहा। चंदन ने हंसते हुए कहा। राजकुमार कुछ न बोला। उनका गांभीर्य तारा को अच्छा न लगा। बोली, यह सब वाहियात है। क्यों रज्जू बाबू, मेरी बात नहीं मानोगे? देखो, मैं तुम्हें यह संबंध करने के लिए कहती हूँ। अगर यह प्रस्ताव है तो मैं इसका अनुमोदन और समर्थन करता हूँ, चंदन ने हंसते हुए कहा। चंदन की हंसी राजकुमार के अंगों में तीर की तरह चुभ रही थी। और अब आज वह मेरी छोटी बहन है, तारा ने जोर देते हुए कहा। तो मेरी कौन हुई? चंदन ने शब्दों को दबाते हुए कहा। तारा अप्रतिम हो गई, पर संभल कर कहा, यह दिल लगी का वक्त नहीं। चंदन चुपचाप लेट गया। दूसरी तरफ राजकुमार को खोद कर फिसफिसाते हुए कहा, आप कर क्या रही हैं? आप सुन रहे थे कहानी बैरल से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखित उपन्यास अप्सरा भाग 3। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।